ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार। क्या 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे 5 दिन के विशेष संसद सत्र में सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है? क्या यह फैसला देश के नाम को इंडिया अर्थात भारत की जगह सिर्फ भारत करने से जुड़ा हो सकता है? क्या इस सत्र में चुनाव आयोग की शक्तियां सीमित करने के कदम भी उठाए जा सकते हैं? या क्या इस सत्र में महिला आरक्षण लाकर सरकार सबको चौंका सकती है? इसी तरह के तमाम कयासों के बीच सोमवार से संसद के विशेष सत्र का आगाज होना है। सरकार के संसद सत्र की घोषणा के साथ ही इसका एजेंडा न बताए जाने को लेकर चौतरफा आलोचना हो रही है। इसके बीच 13 सितंबर को मात्र पहले दिन के सत्र के एजेंडे का बुलेटिन जारी किया गया। इसलिए इस सत्र के पीछे के मकसद को लेकर तमाम तरह की शंकाएं या आशंकाएं गहरा रही हैं। द हिंदू ने 17 सितंबर के संपादकीय में सरकार के इस रुख की आलोचना करते हुए लिखा है कि इन कयासों के पीछे सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि अगस्त में समाप्त हुए मानसून सत्र के पखवाड़े बाद ही आखिर सरकार को विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। आज के अखबार के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी रविवार के अखबारों में इसको लेकर क्या कुछ छपा है। हिंदी के किसी भी अखबार ने संसद सत्र के एजेंडे से जुड़ी कोई खबर नहीं दी है। इससे समझा जा सकता है कि हिंदी के पाठकों तक संसद से जुड़ी क्या जानकारियां नहीं पहुंच रही होंगी। आज के अखबार के जरिए हम इन्हीं कमियों और खासियत को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप अपने घर पहुंचने वाले अखबार की हकीकत से अनजान ना रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। मैं हूं शिवांगी, ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर दी है, हाउस एजेंडा बज, आरएसएस बैट्स फॉर विमेन एम्पावरमेंट। यानी संसद सत्र के एजेंडे से जुड़े कयासों के बीच संघ ने महिला सशक्तिकरण की पैरोकारी की। रिपोर्टर अखिलेश सिंह की इस खबर में बताया गया है कि संसद सत्र के एजेंडे को लेकर जब रहस्य बना हुआ है, उस वक्त आरएसएस ने कुछ ऐसा किया जिससे संभावना बढ़ गई है कि इस सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल आ सकता है। दरअसल आरएसएस की ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक योगदान दिया जाएगा। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे और 3 दिन तक चला यह सत्र महिलाओं के सशक्तिकरण पर ही केंद्रित रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर में यह भी लिखा है कि हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सभी विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़ा एक भाषण गुजरात विधानसभा में दिया था। बीते गुरुवार को दिए गए भाषण के बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि हो सकता है मोदी सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने वाली हो। अखबार लिखता है कि मंडल आंदोलन से निकली पार्टियां आरजेडी, जेडीयू और एसपी के विरोध के चलते अब तक इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। ये पार्टियां महिला आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी और एससी के लिए आरक्षण की मांग करती आई हैं। अखबार कहता है कि बीजेपी को अब लगता है कि ये पार्टियां अपने स्टैंड में कुछ नरम हुई हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस परंपरागत रूप से जेंडर कोटा की समर्थक रही हैं, इसलिए उसमें रोड़ा नहीं बनेंगी। साथ ही लोकसभा में बहुमत और राज्यसभा में एक बड़ी संख्या होने के चलते बीजेपी ने केंद्र सरकार ये कदम सोमवार से शुरू हो रहे विशेष सत्र में ले सकती है। इसी विषय पर एक संकेत एक सप्ताह पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान से भी मिलता है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर आधारित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि जल्द ही संसद और राज्य विधायिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि इस बयान की जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी खबर में शामिल नहीं की है। इसी मामले में एक संकेत 15 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक इंटरव्यू से मिलता है, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष वानाथी श्रीनिवासन ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी की तरह वे भी उम्मीद कर रही हैं कि महिला आरक्षण बिल के जरिए देश की महिलाओं को लेजिस्लेचर में 1/3 प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथियों, आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल के जरिए संसद और सभी राज्य की विधायिकाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। चुनाव आयोग को कमजोर करने से देखकर जोड़े जा रहे एक बिल के बारे में बात करने से पहले भारत बनाम इंडिया की बहस की बात कर लेते हैं। यह बहस G20 शिखर सम्मेलन से 2 दिन पहले
तब छिड़ी थी जब राष्ट्रपति की ओर से सभी मेहमान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे होने का खुलासा हुआ था। इसके बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आशंका जताई कि विशेष सत्र का एजेंडा सरकार इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि हो सकता है वह देश का ही नाम बदल दे। इस बारे में आशंकाएं इसलिए और बढ़ गईं क्योंकि इस बहस में बीजेपी प्रवक्ताओं से लेकर कैबिनेट मंत्री तक उतर आए और इंडिया नाम को अंग्रेजों का दिया हुआ बताकर गुलामी से जोड़ने लगे। G20 के दौरान भी इंडिया की जगह भारत नाम की ब्रांडिंग का विदेशी मीडिया ने भी उल्लेख किया था। अब इस मामले में कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक की बैठक से ध्यान भटकाने का यह एक तरीका भर भी हो सकता है और संसद में शायद इस पर कोई ऐसा बड़ा कदम ना उठाया जाए, पर इस बारे में अब तक आशंकाओं की स्थिति बनी हुई है। अब बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े विधेयक की। इस सेशन के दौरान इस प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा की जानी है। हालांकि यह विधेयक अगस्त में संसद में पेश हो चुका है। इस विधेयक या बिल को लेकर चर्चा है कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त के पद को उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से घटाकर कैबिनेट सचिव के जितना कर देगा। इस बिल का नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें व टर्म ऑफ ऑफिस विधेयक। इसमें प्रस्तावित कानून की धारा 10(1) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के दर्जे की रहेंगी। सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने जानकारी दी है कि सर्विस कंडीशन को डाउनग्रेड करने से तीनों मुख्य चुनाव अधिकारी व अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए वे सभी काम मुश्किल हो जाएंगे जिसमें उन्हें आचार संहिता के समय बड़े बड़े नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य स्तरीय मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक के आचार पर नजर रखनी पड़ती है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से सवाल उठाया है कि तीनों मुख्य चुनाव आयुक्तों की सर्विस कंडीशन में बदलाव के बाद क्या वे इन बड़े ओहदेदारों को हैंडल कर पाएंगे। परंपरागत रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त सीधे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व कानून मंत्रालय को पत्र लिखते आए हैं और उनके कार्यालय अफसर ही विभागों के ब्यूरोक्रेट से संवाद करते हैं। इस बिल के पास होने के बाद यह स्थिति बदल जाएगी और चीफ इलेक्शन कमीशन का ओहदा डाउनग्रेड होकर एक कैबिनेट सचिव का रह जाएगा। हालांकि इनकी सैलरी अब भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही रहेगी, लेकिन इनका ओहदा मिनिस्टर ऑफ स्टेट या राज्य मंत्री से भी छोटा हो जाएगा। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त YS कुरैशी के हवाले से लिखा है कि दुनिया के आधे देशों में न्यायाधीशों को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। हम चुनाव के मामले में विश्व गुरु रहे हैं। बीते 10 सालों में 108 देशों के चुनाव आयुक्त हमारे देश में आकर हमारी चुनाव प्रणाली को समझ कर गए हैं। हम मुख्य चुनाव आयुक्त का ओहदा घटाकर आखिर क्या हासिल कर लेंगे। इस मामले में 17 सितंबर के अखबार में इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि इस बदलाव से चिंतित पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का एक समूह मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखेगा। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पत्र पर कम से कम 3 पूर्व आयुक्तों के हस्ताक्षर भी हो गए हैं। अखबार ने इस कदम को अभूतपूर्व बताया है, यानी ऐसा उदाहरण पूर्व में कभी नहीं देखा गया। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ सरकार के एक अफसर के हवाले से यह भी लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सर्विस कंडीशन में ऐसा कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं। वे पहले की तरह ही सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर के ओहदे पर बने रहेंगे। अब सवाल आता है कि सरकार यह बिल क्यों लाई है। इस पर मार्च में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सरकार से कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति का कानून संसद में बनाया जाए। तब उम्मीद जताई जा रही थी कि अब चुनाव आयुक्त नियुक्त करने में केंद्र सरकार की मनमानी पर लगाम लगेगी। सर्वोच्च अदालत ने समिति में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या CJI व लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल करने के लिए कहा था। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर दी है उसमें बताया है कि जो समिति सरकार ने बनाई है उसमें मुख्य प्रधान न्यायाधीश को ही शामिल नहीं किया गया है। साथियों, आपको बता दें कि सोमवार का दिन पुरानी हो चुकी संसद के लिए अंतिम कार्यवाही का दिन होगा। इसके बाद यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नए संसद में चलनी शुरू हो जाएगी। इस संसद सत्र के दौरान कौन से कदम उठाए जाने वाले हैं, इसको लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि देश की जनता को भी अंधेरे में रखा जा रहा है। हम फिर मिलेंगे आज के अखबार के एक नए एपिसोड के साथ। इजाजत दें, नमस्कार।